वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि इस चारों बुक में हमारा चैप्टर नंबर 5 है मुतफ़रिक़ क़िस्से। तो मुतफ़रिक़ क़िस्से जो हैं वो हमारे रफ़ीक साइकिल में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स का इजाफा किया जाता है जिसकी वजह से हमारे सिस्टम की कारकर्दगी बेहतर हो सके। तो हमने वो मुतफ़रिक़ हिस्सों वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स का जो जिक्र किया गया है जिनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है उन तमाम कंपोनेंट्स को हमने एक ही रफ़ीक साइकिल के अंदर इंस्टॉल करके और उसके बारे में ब्रीफिंग देनी है कि आया कि वो रफ़ीक जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो कौन सा कंपोनेंट्स कहाँ पर यूज़ होता है और उसका यूज़ करने का मकसद क्या है और वो रफ़ीक साइकिल के किस हिस्से में इंस्टॉल होता है। ठीक है, इसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और इस साइकिल का जो हमने नाम रखा हुआ है कमर्शियल रेफ्रिजरेशन साइकिल विद ऑल सेफ्टी कंपोनेंट्स, क्योंकि वो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं जो मुतफ़रिक़ हिस्से हैं वो सिस्टम की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए जो है ना डिज़ाइन किए गए हैं ताकि सिस्टम की कारकर्दगी बेहतर की जा सके। तो ये जो हमारा रफ़ीक साइकिल है इसमें सबसे पहले जो हमारा पहला हिस्सा जो हमारा है वो वाइब्रेशन अब्ज़ॉर्बर है। तो वाइब्रेशन अब्ज़ॉर्बर हमने सेक्शन और डिस्चार्ज दोनों लाइनों में लगा सकते हैं और लगाया भी है हमने। इसका सबसे पहला और अहम मकसद ये होता है कि कंप्रेसर जब हमारा डोमेस्टिक हो या कमर्शियल हो, जब कंप्रेसर स्टार्टिंग के वक्त स्टार्ट लेता है या जब उसको हम ऑफ करते हैं तो उसके वक्त कंप्रेसर की एक थरथराहट पैदा होती है। तो उसकी थरथराहट से जो उसके साथ ट्यूबें जो हमारी फिक्स की गई होती हैं तो उन ट्यूबों के लीक होने का खदशा होता है। तो उसकी लीकेज से बचने के लिए, पाइपों के टूट जाने से बचने के लिए, तो उसके लिए वो जो है ना कंप्रेसर के अंदर ये वाइब्रेशन अब्ज़ॉर्बर लगाते हैं। वाइब्रेशन अब्ज़ॉर्बर जो होते हैं बेसिकली ये फ्लेक्सिबल पाइप होते हैं जो मूवेबल होते हैं, उनको मतलब वो उनको फ्लेक्सिबल होते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कंप्रेसर जो है अगर मिसाल के तौर पर स्टार्टिंग के वक्त या ऑफ होने की सूरत में या किसी और वजह से कंप्रेसर कोई थरथराहट पैदा करता है, ठीक है, तो कंप्रेसर की थरथराहट को रोकने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हमारे वाइब्रेशन अब्ज़ॉर्बर लगे होते हैं जो वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि ट्यूबें हमारी लीक नहीं होती। तो दूसरा जो हमारा हिस्सा है वो है मफरल। मफरल बेसिकली छोटे कंप्रेसरों में जो हमारे डोमेस्टिक यूनिटों में कंप्रेसर यूज़ किए जाते हैं उनके अंदर कंप्रेसर के अंदर ही मफरल लगाए गए होते हैं और बाद रेफ्रिजरेटरों में डिस्चार्ज लाइन में मफरल खास तौर पे लगाए जाते हैं ताकि डिस्चार्ज लाइन में जो रेफ्रिजरेंट होती है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, जब वो कंप्रेसर से डिस्चार्ज होती है उसका शोर ज़्यादा होता है, उसका साउंड ज़्यादा होता है। उसके साउंड को कम करने के लिए बाद रेफ्रिजरेटरों में कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन के अंदर मफरल लगाया गया होता है। वो सिलेंडर मतलब एक फ़िल्टर टाइप छोटा सा एक सिलेंडर होता है जो अंदर से बिल्कुल खाली होता है। तो उसके अंदर जो है ना बाज़ दफ़ा पत्रियाँ लगाई गई होती हैं गैस को डिवाइड करने के लिए। उससे थोड़ा सा ज़्यादा गैस जैसे ही तकसीम होती है, फैलती है, डिवाइड होती है तो उसका थोड़ा सा जो शोर है ना वो कम हो जाता है और शोर को कम करने के लिए मफरल यूज़ करते हैं। मफरल जो है सेक्शन और डिस्चार्ज दोनों लाइनों में लगाए जा सकते हैं, दोनों लाइनों में लगाए भी जाते हैं। तो कमर्शियल यूनिटों में खासतौर पर डिस्चार्ज लाइन में और सेक्शन लाइन में दोनों में मफरल लगाए जाते हैं। मफरल जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। मफरल के अंदर जो पत्रियाँ होती हैं वो उबूदी भी लगाई जाती हैं और उसकी भी लगाई जाती हैं। तो इस मफरल के अंदर जो हमने पत्रियाँ लगा रखी हैं वो हमने उसकी लगा रखी हैं, उबूदी जो होती है वो खड़ी हालत में होती है, ठीक है, तो वो भी लगाई जा सकती है, उस तरह की भी होती है। उसके बाद इस सिस्टम के अंदर हमने हाई प्रेशर और लो प्रेशर गेज जो है दोनों जो है ना लगा दी है ताकि कंप्रेसर की एफिशिएंसी भी चेक की जा सके और सिस्टम का लो साइड और हाई साइड दोनों प्रेशर जो है वो चेक किए जा सके। लो साइड जैसे यहाँ पर जैसे हमने मेंशन किया 100 psi और हाई प्रेशर जो है हाई साइड का जो प्रेशर है वो 300 psi हमने मेंशन किया है। तो इसमें ये होता है कि ऑपरेटर जो होता है जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा होता है, क्योंकि हमारा कमर्शियल सिस्टम हमने बनाया है, कमर्शियल यूनिट बनाया है, तो कमर्शियल यूनिट में खासतौर पर एक ऑपरेटर की जरूरत होती है। तो ऑपरेटर जो होता है गेजेस को ही देखकर अंदाजा लगा रहता है कि आया कि सिस्टम सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। बाकी भी हमने जो है ना यहाँ पर थर्मोमीटर लगाए, हाई साइड पर भी थर्मोमीटर लगाया और लो साइड पर भी थर्मोमीटर। भाई हाई लो साइड का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है और हाई साइड का टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इससे जो है सिस्टम के टेम्परेचर को भी सेंस किया जा सकता है। बाकी ये होता है कि थर्मोमीटर हम बढ़ा भी सकते हैं, कंडेंसर के आउटलेट पे लगा सकते हैं, इवेपोरेटर के आउटलेट पे लगा सकते हैं ताकि टेम्परेचर्स को जो है ना मुख्तलिफ सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों के टेम्परेचर को सेंस किया जा सके, मलूम किया जा सके। उससे भी ऑपरेटर को सिस्टम को ऑपरेट करने में आसानी होती है ताकि वो सिस्टम जो है ना अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सके। बाकी उसके बाद डिस्चार्ज लाइन के अंदर जो हमारा अगला हिस्सा है वो हमारा ऑयल सेपरेटर है। तो यहाँ पर हमने ऑयल सेपरेटर लगाने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि अगर आपका सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, रनिंग हालत में कर रहा है, तो रनिंग हालत में ये होता है कंप्रेसर जो होता है वो रेफ्रिजरेंट के साथ हल्का हल्का ऑयल जो होता है वो भी डिस्चार्ज करता है, जिससे ऑयल जो होता है कंप्रेसर से निकलकर सिस्टम में जा सकता है। तो और कंप्रेसर के अंदर ऑयल का लेवल डाउन हो सकता है। उससे ऑयल के लेवल को कंप्रेसर के अंदर बरकरार रखने के लिए और सिस्टम में ऑयल को जाने से रोकने के लिए जो है हम कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन में ऑयल सेपरेटर लगाते हैं ताकि कंप्रेसर के अंदर ऑयल का लेवल बरकरार रखा जा सके
ताकि आयल के अंदर कंप्रेसर के अंदर जो है बेहतर से बेहतर लुब्रिकेशन का अमल किया जा सके और कंप्रेसर के अंदर आयल का लेवल डाउन ना हो। और दूसरा जो है जो सिस्टम में हमारा कंप्रेसर में जो आयल जाएगा और वो मुख्तलिफ हिस्सों में जाएगा, एक तो कंप्रेसर के अंदर आयल का लेवल डाउन हो जाएगा जिससे कंप्रेसर हमारा हीट होगा या कंप्रेसर के सीज होने का खतरा होता है, और दूसरा जो होता है कि सिस्टम के चोक होने का खतरा होता है। ठीक है, ये आयल चोक हो जाते हैं सिस्टम, बाज़ दफ़ा सिस्टम की कारकर्दगी मुतासिर होती है, उससे बचने के लिए हम आयल स्प्रेडर यूज़ करते हैं। आयल स्प्रेडर के बाद अगला हिस्सा हमारा कंडेंसर है। जैसे कि कंडेंसर के अंदर कंडेंसर का अमल होता है, रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में तब्दील होती है। अगर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर हमारा बेहतर तरीके से काम का अंजाम ना दे रहा हो और मुकम्मल जो हमारी रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंस ना हो रही हो, तो उसके बाद अगला जो हिस्सा हमने लगाया है वो हीट एक्सचेंजर लगाया है। कंडेंसर से खारिज होने वाली रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड लाइन में जाती है, जो लिक्विड में तब्दील हो चुकी होती है, अगर उसमें कुछ रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में रह जाए और जो रेफ्रिजरेंट हमारी वेपोरेटर से आ रही होती है वेपोरेशन का अमल करके, अगर वो क्योंकि वेपर लो प्रेशर वेपर की फॉर्म में आ रही होती है और वो जब हीट ऑब्जर्व करके आ रही होती है सेक्शन लाइन में, अगर उसमें कुछ ज़रात लिक्विड के रह जाएं तो वो सिस्टम कंप्रेसर के लिए नुकसानदेह है और इधर से जाने वाले वेपर जो है वो सिस्टम के अंदर जाकर हेड प्रेशर बढ़ने का बायस बनते हैं। दोनों को एक हीट एक्सचेंजर यूज़ किया जाता है, दोनों लाइनों को आपस में मिला दिया जाता है। सेक्शन लाइन से आने वाली रेफ्रिजरेंट अगर उसमें कुछ लिक्विड हो और लिक्विड लाइन से जाने वाली रेफ्रिजरेंट जिसमें कुछ वेपर हो, क्योंकि इसमें आगे मुकम्मल लिक्विड जाएगी तो वेपरेशन का अमल बेहतर होगा, और इधर से आने वाले वेपर जो है उनमें कुछ लिक्विड हो तो कंप्रेसर में जाएगी तो कंप्रेसर में नुकसान का बायस बनेगी। इन दोनों को कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए हीट एक्सचेंजर यूज़ किया जाता है। अब जो हमारा हीट एक्सचेंजर है, सेक्शन लाइन में आने वाली लिक्विड जो है वो लिक्विड लाइन में जाने वाले वेपर उनकी हीट को ऑब्जर्व करके मुकम्मल वेपर बन जाते हैं, और लिक्विड लाइन में जाने वाली लिक्विड जो है अगर उसमें कुछ वेपर हो तो अपनी हरारत को वो सेक्शन लाइन में डिस्चार्ज करके मुंतकिल करके वो मुकम्मल तौर पर लिक्विड बन के आगे चले जाते हैं लिक्विड रिसीवर के अंदर। इससे सिस्टम की कारकर्दगी भी बेहतर होती है। हीट एक्सचेंजर भी जो है सिस्टम की कारकर्दगी को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद अगला जो हमारा हिस्सा है वो लिक्विड रिसीवर है। लिक्विड रिसीवर जो है ये कंडेंसर के बाद लगाया जाता है। अब कंडेंसर से आने वाली रेफ्रिजरेंट जो है अगर उसमें कुछ ज़रात बुखारात के रह जाएँ तो उन बुखारात को अपने अंदर रोक लेता है और मुकम्मल तौर पर लिक्विड को आगे रेफ्रिजरेंट कंट्रोल की तरफ भेजता है, मतलब इवेपोरेटर की तरफ भेजता है। अब लिक्विड रिसीवर के अंदर हमारी लिक्विड जो है लिक्विड रिसीवर में जो आउटलेट की लाइन है वो पहले से ली जाती है और नीचे हमारा फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर से रेफ्रिजरेंट फिल्ट्रेशन होकर आगे जाएगी फिल्टर ड्रायर के अंदर। फिल्टर ड्रायर जो होता है इसके अंदर रेफ्रिजरेंट को फिल्ट्रेशन करने के साथ साथ रेफ्रिजरेंट के अंदर अगर कोई नमी के ज़रात हो तो सिलिका जेल इसके अंदर होता है। सिलिका जेल नमी के ज़रात को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है, जिससे कारकर्दगी बेहतर होती है। ये हमारा फिल्टर ड्रायर हो गया। फिल्टर ड्रायर के बाद आगे हमने लगाया साइड गिलास। तो ऑपरेटर जो हमारा होता है, ऑपरेटर जो है लिक्विड लाइन में जाने वाली रेफ्रिजरेंट को साइड गिलास में से देख सकता है और उससे उसको अंदाजा हो जाता है कि जैसा कि साइड गिलास के बारे में हमने पढ़ा है कि अगर हमें लिक्विड लाइन के अंदर हल्के हल्के बबल्स नजर आए, मतलब बुलबुले नजर आए, तो उससे ये हमें अंदाजा होता है कि सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट की मिकदार कम है। और दूसरा, अगर सिस्टम में साइड गिलास में हमें लिक्विड लाइन में जो लाइन है वो बिल्कुल शफाफ नजर आए, वो भी उस सूरत में अगर सिस्टम में रेफ्रिजरेंट हो और सिस्टम वर्किंग कर रहा हो। अगर सिस्टम में रेफ्रिजरेंट नहीं है, सिस्टम चल रहा है, तो फिर भी शीशा में शफाफ ही नजर आएगा। लेकिन अगर सिस्टम में रेफ्रिजरेंट मौजूद है और सिस्टम काम भी कर रहा है, कूलिंग भी हो रही है और कंडेंसर के अंदर हीट भी डिस्चार्ज की जा रही है, उसके बाद जब हम लिक्विड लाइन के अंदर जाकर रेफ्रिजरेंट को देखेंगे तो लिक्विड फॉर्म में अगर रेफ्रिजरेंट जो हमें मुकम्मल शफाफ नजर आएगा साइड गिलास, तो इससे ये जाहिर होता है कि सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट पूरी है। अगर बबल्स नजर आएंगे, बुलबुले नजर आएंगे, तो रेफ्रिजरेंट की कमी का बाइस है, वो कमी की निशानदेही करता है साइड गिलास। बाकी उसके बाद हमारा रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल का जैसे रेफ्रिजरेंट साइकिल का तीसरा है हिस्सा, पहला हमारा कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा रेफ्रिजरेंट कंट्रोल और चौथा इवेपोरेटर है। इन चार हिस्सों का होना तो जरूरी है। बाकी ये जो हिस्से हमने सारे इसमें लगाए हैं ये सिस्टम की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए लगाए हैं। बाकी सेक्शन लाइन के अंदर हमने यहाँ पे फिल्टर ड्रायर लगाया, फिल्टर लगाया वही जैसे लिक्विड लाइन में लगाया था, इधर हमने सेक्शन लाइन में लगा दिया। अगर इसमें कोई नमी के ज़रात होंगे तो इसमें मौजूद सिलिका जेल जो होता है, एक तो गैस की फिल्ट्रेशन करेगा और इसमें जो सिलिका जेल होता है वो नमी के ज़रात को अपने अंदर जज़्ब कर लेगा, जिससे सिस्टम की कारकर्दगी बेहतर होगी। फिर हमने सेक्शन लाइन के अंदर लगाया अकोमोडेटर। अकोमोडेटर का काम ये होता है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर रोक लेता, क्योंकि कंप्रेसर को हमने वेपर को प्रेस करने के लिए बनाया, तो रेफ्रिजरेंट जो अकोमोडेटर होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर रोक लेता है और मुकम्मल वेपर्स को सेक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर में जाने देता है, जिससे कंप्रेसर को रेफ्रिजरेंट प्रेस करने में मदद मिलती है, मतलब वो आसानी से वेपर रेफ्रिजरेंट को प्रेस कर सकता है। तो ये हमारा रेफ्रिजरेंट साइकिल था। तो रेफ्रिजरेंट साइकिल में बेसिकली जैसे बुनियादी चार हिस्से हैं, पहला कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा रेफ्रिजरेंट कंट्रोल और चौथा इवेपोरेटर है। तो इन चार हिस्सों का, बुनियादी चार हिस्सों का होना ज़रूरी है। मतलब अगर ये सिस्टम के चार हिस्से जो हैं इनमें अगर कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा होगा या उसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी तो सिस्टम जो है उसकी एफिशिएंसी बेहतर नहीं होगी, वो सही काम सर अंजाम नहीं करेगा। लेकिन
अगर ये चारों हिस्से सही काम कर रहे हैं तो इन 4 हिस्सों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर करने के लिए ये जो हमने मुख्तलिफ हिस्से लगाए हैं, वाइब्रेशन ऑब्जर्वर है, मफरल्स हैं, प्रेशर गेजेस हैं, थर्मोमीटर्स हैं, और इसे आइस स्प्रेटर है, लिक्विड सीवर, ड्रायर, साइड गिलास, इकामोलेटर, ठीक है। तो ये हीट एक्सचेंजर, ये मुख्तलिफ हिस्से जो हमने इंस्टॉल किए हैं, ये सिर्फ सिस्टम की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं। इससे सिस्टम की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। और इसी तरह से जैसे हमारे वाइब्रेशन ऑब्जर्वर है, ये हम सेक्शन और डिस्चार्ज दोनों लाइनों में लगाते हैं, कंप्रेसर के इनलेट पर और आउटलेट पर। इसी तरह से हमारे मफरल्स हैं, तो मफरल जो है ये भी हम कंप्रेसर के इनलेट और आउटलेट पर दोनों लाइनों में, सेक्शन और डिस्चार्ज दोनों में लगाए जाते हैं। और हाई प्रेशर गेजेस जो हमारी हैं, ये हमने सेक्शन और डिस्चार्ज दोनों लाइनों में लगाई हैं, लेकिन ये कंडेंसर के आउटलेट पर, ठीक है, और वेपोरेटर के आउटलेट पर और वेपोरेटर के इनलेट पर, ठीक है। इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर इंस्टॉल की जा सकती हैं। इससे सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों का प्रेशर जो है वो चेक किया जा सकेगा कि आया कि कौन से हिस्से में सिस्टम में प्रेशर क्या है। इससे ऑपरेटर को जो है ना बेहतर मदद मिलती है और उसको फास्ट टेस्टिंग में आसानी होती है और सिस्टम की कारकर्दगी को बेहतरी से जांच सकता है इन मुख्तलिफ हिस्सों में लगी हुई गेजेस के प्रेशर को देखकर। और इसी तरह से हमारे टेम्परेचर मीटर है, इससे भी उसको अंदाजा हो सकता है। और एस्पिरेटर जो है, एस्पिरेटर हमारा ये डिस्चार्ज लाइन में ही लगता है, कंप्रेसर के बाद लगता है। और इसी तरह से हमारा हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर जो है सेक्शन लाइन और लिक्विड लाइन, मतलब कंडेंसर के आउटलेट की जो लाइन होती है जिसको लिक्विड लाइन कहते हैं, लिक्विड लाइन और सेक्शन लाइन के मिलाप से हमारा जो हीट एक्सचेंजर बढ़ता है। इन दोनों को मिलाने से जो है ना हीट एक्सचेंजर बढ़ता है और सिस्टम की कारकर्दगी बेहतर होती है, ठीक है। और इसी तरह से लिक्विड सीवर कंडेंसर के बाद रेफ्रिजरेंट कंट्रोल से पहले लिक्विड लाइन के अंदर लगाया जाता है ताकि मुकम्मल लिक्विड जाए। मुकम्मल लिक्विड आगे जाएगी तो वेपोरेशन का अमल बेहतर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगी और सिस्टम की कारकर्दगी बेहतर होगी। और जो हमारा साइड गिलास होता है ये हमारा लिक्विड लाइन में लगता है, ये सिर्फ लिक्विड लाइन में ही लगता है। और बाकी जो हमारा फिल्टर ड्रायर है ये भी हम सेक्शन और डिस्चार्ज दोनों में लगा सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो इकामोलेटर है ये हमेशा सेक्शन लाइन में कंप्रेसर से पहले लगाया जाता है। कंप्रेसर में आने वाली रेफ्रिजरेंट जो इकामोलेटर से होकर आती है, अगर सिस्टम में कुछ ज़रा नमी वापस मतलब लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारी वापस आ जाए सेक्शन लाइन से, तो इकामोलेटर उसको अपने अंदर रोक लेता है और मुकम्मल वेपर को कंप्रेसर के अंदर भेजता है। तो ये था हमारा जैसे चैप्टर नंबर 5 है मुख्तलिफ हिस्से, तो उसमें जो मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बताया गया, जो टॉपिक्स थे उन तमाम टॉपिक्स के जो है उन तमाम का जो डायग्राम्स में हमने उन तमाम चीज़ों को डायग्राम एक ही डायग्राम इंस्टॉल करके तो उसके बारे में ब्रीफिंग दी है ताकि जो है बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है आसानी हो और ताकि वो उससे बेहतर मुस्तफ़ीद हो सकें, ठीक है ना जी। जज़ाकल्लाह।